लूनी का उद्गम कहाँ से होता है? आप सब जानते हैं लूनी एक रिवर है जो राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र में नहीं पहुंच पाती, समुद्र से पहले ही विलीन हो जाती है। लूनी नदी का जो ओरिजिन है वो नाग पहाड़ी अजमेर से है। नाग पहाड़ी बेसिकली अरावली की एक पार्ट है और अजमेर में एक लेक है आना सागर लेक, उसी के पास से इसका ओरिजिन होता है। और एक क्वेश्चन एक और आता है, हमेशा पूछते हैं कि कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती? तो लूनी जो है ये कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। और थार मरुस्थल में एकमात्र बहने वाली नदी है लूनी। इसी को पहले सागरमती या लवणावती भी कहते थे, इसका एक नाम सागरमती भी है। इसका ओरिजिन नाग पहाड़ी अजमेर से है जो कि अरावली की एक श्रृंखला है। अरावली इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है, भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक फील्डर हबूब यामू किस किस देश में चलने वाली हवाएं हैं? तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, हबूब सूडान में, यामू जापान में। ये गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं लोकल विंड्स हैं, वार्म लोकल विंड्स हैं। तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, यामू जापान में। ये क्वेश्चंस आपको बार बार मिलते हैं और अभी भी आप उत्तराखंड पीसीएस में भी कर चुके हैं, यूपी में भी कर चुके हैं। और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लगातार शेयर करते रहें। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप यूं ही मत समझे, हल्के मत ले, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तब इसकी उपयोगिता मालूम चलेगी। आप लगातार बने रहिए इसके साथ, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1, B2, B5, B6 एंड B12 के साइंटिफिक नेम क्या हैं? विटामिन B12, B1, B2, B5, B6 और B12 के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे गए हैं, तो आपको बताने हैं। क्या नाम होंगे? साइंटिफिक नेम बताइए जल्दी से। आप सब जानते हैं B1 को हम थाइमिन कहते हैं, B1 को हम क्या कहते हैं? थाइमिन। B2 आपका रेबोफ्लेविन, B2 रेबोफ्लेविन हो गया। B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड हो गया। B6 को पाइरिडॉक्सिन बोलेंगे और B12 साइनोकोबालामिन। एक बार फिर सुन लीजिए, B1 थाइमन, B1 थाइमिन, B2 रिबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक एसिड पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पाइरिडॉक्सिन और B12 साइनोकोबालामिन। और विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं, एक जल में विलय होते हैं, एक वसा में। तो जल में जो विलय होते हैं वो कौन से होते हैं? BC जल में होती है हमेशा। तो याद देखिए, वाटर सोल्यूबल कौन से? विटामिन B एंड विटामिन C। बाकी सभी फैट सोल्यूबल हैं वसा में। किस आर्टिकल के तहत श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? किस आर्टिकल के तहत पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज में शुरू किया गया है? तो आर्टिकल 43A अनुच्छेद 43A कहता है श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो जो आर्टिकल 43A है कब जोड़ा गया था? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 43A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। तो 43A में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन और दल बदल अधिनियम से संबंधित शेड्यूल कौन सी हैं? संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो आप सब जानते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में और दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज शेड्यूल नंबर 4th एंड एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल अधिनियम जो है 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वीं अनुसूची के प्रावधान किन किन राज्यों पर लागू होते हैं? जो 6th शेड्यूल के रूल्स हैं वो किन किन स्टेट्स पर लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों पर 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल के प्रावधान लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल बेसिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं वो 6th शेड्यूल में है। क्वेश्चन नंबर 7, मनी बिल धन विधेयक किस आर्टिकल में है? धन विधेयक किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में मनी बिल का उल्लेख है। और जितने भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आपको सब नहीं पढ़ने होते। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप पॉलिटी प्लेलिस्ट में टिक करेंगे, वहाँ पर 5-6 वीडियो पढ़े और वो ऐसे महत्वपूर्ण 2 वीडियो खाली पढ़े अनुच्छेद और 3 पढ़े, उसके एक 2-3 वीडियो है मात्र, उससे पूरा कवर हो जाएगा। आपको कहीं से कभी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी से आप आर्टिकल्स के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब अधिसूचित किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
10 सितंबर 2013 10 सितंबर 2013 को सूचित किया गया था। 10 सितंबर 2013 को। इसमें क्या है कि 67% ओवरऑल पॉपुलेशन शामिल की गई। देश की कितनी? 67% पॉपुलेशन शामिल की गई, जिसमें से ग्रामीण रूरल एरिया की 75% है, अर्बन की 50%। ग्रामीण में 75% लोग, 75% अर्बन रूरल एरियाज़ के, एंड शहरी अर्बन एरिया के 50% लोग शामिल होंगे। और ये निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम अनुपम सर GS ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन से हमारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में क्या क्या कथन सत्य हैं? तो सत्य क्या है कि CSR की जो अवधारणा की गई है आई है, CSR को जो कंपल्सरी बनाया गया वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR को अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। और उसमें भी ये रखा गया कि पिछले 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना होगा। कितना? 2%। ये पीसेस में आ भी चुका था, उसमें 1% दिया था, वो गलत था। तो कंपनी एक्ट 2013 से CSR आया है और ये अपने कंपनी अपने टर्नओवर का जो पिछले लास्ट 3 ईयर्स का जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का 2% CSR में खर्च करेंगे। CSR मतलब क्या होता है? ऐसे काम जो समाज के, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में वो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी ताकि लोगों की भलाई के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के शासक थे, आप जानते हैं, तुलुक डायनेस्टी की। तो कृष्णदेव राय, जिनको आंध्र भोज भी कहा गया, क्या कहा गया है? आंध्र भोज भी कहा गया है। तो उनके द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो कृष्णदेव राय एक महान शासक थे जिन्होंने तलवार के साथ कलम पर भी बराबर अधिकार था, तो कलम के द्वारा उन्होंने बहुत काम किए। तो जामवती कल्याणम एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, जामवती कल्याणम, ये संस्कृत में लिखी है, जामवती कल्याणम। आमुक्त मालदाय बहुत पूछी जाती है, तो आमुक्त मालदाय ये तेलुगु में है, आमुक्त मालदा तेलुगु में है। तथा उषा पर्णे नामक नाटक, यानी 3 पुस्तकें लिखी उन्होंने प्रमुख कृष्णदेव राय, जिन्हें आंध्र भोज भी कहते हैं। जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम संस्कृत में, आमुक्त मालदाय तेलुगु, और उषा पर्णे नाटक। साथ ही साथ इन्होंने 2 महान मंदिरों का निर्माण भी करवाया, हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज थे। क्या थे? अष्टदिग्गज ये तेलुगु के महान 8 कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे, जिसमें कृष्णदेव राय, तेनालीराम के नाम आपने सुना ही हुआ है, अल्लासानी पेदन्ना वगैरह बहुत लोग थे। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना न भूलें, लगातार ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कृष्णदेव राय जिन्हें आंध्र भोज भी कहते थे, इन्हीं के कोर्ट में अष्टदिग्गज भी थे। इन्होंने जामवती कल्याणम, आमुक्त मालदाय, उषा पर्णे नामक नाटक लिखे, साथ ही हजारा राम तथा विट्ठल स्वामी से मंदिरों का निर्माण भी करवाया। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी डायनेस्टी? तो बहमनी डायनेस्टी का जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था वो अलाउद्दीन बहमन शाह था। अलाउद्दीन बहमन शाह, उसी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन बहमन शाह को ही हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य का फाउंडर अलाउद्दीन बहमन शाह, आयदर हसन गंगू, और इनकी कैपिटल थी गुलबर्गा। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 1-2 बार आते ही आते हैं। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैतवाद एंड शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक फाउंडर कौन थे? तो अद्वैतवाद के फाउंडर शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य। फिर सुन लीजिए, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की भी स्थापना की थी, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। और इनकी व्याख्या हम लोग कभी मेंस के पर्पज से करेंगे कि अद्वैतवाद क्या है, विशिष्टद्वैतवाद क्या है। किसे संतों का संत कहा जाता है? संतों का संत रैदास को। किसे कहा जाता है? संतों का संत रैदास को। संतों का संत रैदास को कहा जाता है। और किसने कहा है? ये कबीर ने कहा है। संतों का संत रैदास को किसने कहा है? कबीर ने कहा है। संतों का संत रैदास जी को कहा जाता है। रैदास का जन्म भी बनारस में हुआ था। और किसने कहा था? कबीर ने कहा था। और कबीर का जन्म बनारस में हुआ था।
मगहर के पास, काशी में हुआ था, लहर तालाब के पास। मगहर उनकी डेथ हुई थी। कबीर का जन्म आपसे पूछ सकते हैं तो मैंने लिख भी दिया है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनकी डेथ मगहर में 1518 में हुई थी। कुल 120 वर्षों तक ये कबीर दास जिए थे। कबीर की जो प्रसिद्ध पुस्तक साखी शबद रमैनी। कबीर का जन्म 1398 में काशी के पास लहर तालाब में नीरू नीवा नामक जुल्हाय नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया और इनकी डेथ मानी जाती है मगहर में 1518 में। 120 वर्षों तक कबीर जिए और कबीर अपने ज़माने के फक्कड़, मस्त मौला और बेहतरीन अपनी बात को कहने वाले भक्तिकाल के सर्वोच्च स्तंभों में एक थे, जिन्होंने कि समाज से आडंबर, छुआछूत, दकियानुकोशी, अमानवीय प्रथाओं, अकाट तर्कों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। और कबीर अपने आप में बहुत महानतम कवि भी थे। चलिए अगला, जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकारों उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को कौन कौन सी उपाधियां दी? तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी। जहांगीर का जो टाइम था वो पेंटिंग्स के लिए, चित्रकारी के लिए मुगल काल का स्वर्णकाल था। जहांगीर भी स्वयं बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जहांगीर ने चित्रकारों में बहुत बड़ी उन्नति करवाई। स्वयं भी अच्छा चित्रकार था। वो कहता था कोई भी चित्रकार लाएं उसका मैं बता सकता हूँ देख करके कि किसने किसने बनाया होगा। खैर जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके दरबार में, दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, जिसमें उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र जबकि अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 में, 1665 में बिटवीन शिवाजी एंड मुगलों के बीच। मुगलों का सेनापति कौन था? जय सिंह। शिवाजी मराठों और मुगलों के बीच हुई थी। मराठों की ओर से शिवाजी थे और मुगलों की ओर से जय सिंह। कौन था? जय सिंह, राजा जय सिंह। तो 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। मुगल सेनापति जय सिंह था, तो याद रखेंगे इसको। और शिवाजी के बारे में देखें तो शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेरी दुर्ग में हुआ था, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया। जन्म शिवाजी का 1627 में हुआ था। उनकी डेथ 1680 में हुई थी, 1680 में। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में करवाया था काशी के पंडितों द्वारा, गंगा प्रसाद भट्ट वगैरह। तो ये आप याद रखेंगे। लगातार जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। और ब्रह्मास्त्र सीरीज बहुत छोटी जरूर है लेकिन ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आप अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ऐसे ही PDF, ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।